नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्षिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्षिक टीवी की इस खास कार्यक्रम जिसको कि हमने एक नई सीरीज के रूप में आपके समक्ष पेश किया है। खास खबर की ये सीरीज है। इसमें हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, और अहम मुद्दा इसलिए बन पड़ा है कि अब इस खबर ने एक नई लहर पूरी दुनिया के सामने शुरुआत, जिसको कह सकते हैं नई लहर की शुरुआत हो गई है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा के मामले में और कश्मीर से धारा 370 हटाने के मामले में, 370 के एब्रोगेशन के टाइम, और नुपुर शर्मा के प्रोफेट के ऊपर बयान के ऊपर जिस विदेशी व्यक्ति ने पहले विदेशी व्यक्ति ने समर्थन का बयान दिया था, उस व्यक्ति ने इतना जबरदस्त माहौल खड़ा किया कि नीदरलैंड्स में अब लगता है कि उनकी सरकार बनने जा रही है। और अब इस खबर ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी है और पूरे यूरोप के कान खड़े हो गए हैं कि ये जो राइट विंगर बताया जा रहा है इस पार्टी को, इस नेता को, तो अब राइट विंगर बताकर जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है वो इस नेता को कोस भी रहा है और कई तरह के एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस नेता की जो इमेज है वो ये है कि ये अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए खड़ा रहता है, अड़ा रहता है। आप हम सब जानते हैं, हम बात कर रहे हैं इस वक्त नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड में कल मतदान हुआ था, आज रिजल्ट्स आ गए हैं। नीदरलैंड की पार्लियामेंट की 150 सीटों के लिए हुए मतदान में जो रिजल्ट हैं वो बहुत चौंका देने वाले हैं और यूरोप के लिए खास तौर पर एक नया ट्रेंड सेट करने की एक तरह से ये मान लीजिए आप शुरुआत हो चुकी है। नीदरलैंड्स में ये जो गीर्ट वाइल्डर्स हैं, गीर्ट वाइल्डर्स जो हैं ये एक ऐसे नेता हैं जिनको आपने हमेशा इस्लामोफोबिक के रूप में देखा होगा, जाना होगा, क्योंकि मीडिया इनको इस्लामोफोबिक बताता है। लेकिन अब जो खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि इस्लाम विरोधी नेता हैं ग्रेट वाइल्डर्स। लेकिन यदि हम बात करें एक्चुअल सिचुएशन की, तो वो अपने देश में हो रही घटनाओं, अपने देश में हो रहे जिहादी जो मूवमेंट्स हैं, अपने देश में जो इस्लामिक इमिग्रेशन है उसके ऊपर बोलते हैं, मुखर हैं। और यही वो नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि सार्वजनिक तौर पर बुर्का या हिजाब जैसी चीज़ के ऊपर नीदरलैंड्स पे बैन लगना चाहिए। और कुरान को लेकर भी इनके ऐसे ही विचार हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि उनके देश में जो बाहर से आकर बस गए हैं और अपनी इस्लामिक हेजेमनी चलाना चाहते हैं वो नहीं चलने दी जाएगी। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने है और नीदरलैंड्स में एक ऐसी पार्टी की सरकार आने जा रही है। हालांकि अभी तक यदि हम सीटों की स्थिति देखें तो 37 सीटें इस पार्टी को टोटल मिली हैं। ये पार्टी जो गीर्ट वाइल्डर्स की पार्टी है, ये पीवीवी के नाम से कहलाती है और ये फ्रीडम पार्टी भी कहलाती है, पीवीवी फ्रीडम पार्टी। इसके ये नेता हैं गीर्ट वाइल्डर्स। और 150 सीटों को यदि हम देखें तो 76 सीटें वहाँ के लोअर हाउस के लिए, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है ऐसे ही वहाँ लोअर हाउस पार्लियामेंट का, और अपर हाउस जो है वो प्रोविंसेस की, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में चुनाव होता है, प्रोविंसेस की जो सरकारें होती हैं वो चुनकर जिन प्रतिनिधियों को भेजती है वो अपर हाउस कहलाता है। सिस्टम सेम है, वैसे ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जैसे भारत में है। फर्क इतना है कि हमारे यहाँ जो सरकार का अध्यक्ष है, सरकार का सर्वोपरि जो नेता व्यक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति हैं। वहाँ पर नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड के राजशाही परिवार को ये पद मिला हुआ। यूरोप में बहुत इस तरह की कॉमन प्रैक्टिस रही है, इंग्लैंड में जैसा कि आज भी वही है। तो बहरहाल नीदरलैंड की ये जो एक डेवलपमेंट की खबर है, इसमें आगामी भविष्य की यूरोपियन जगत की राजनीति छुपी हुई है और खास तौर पर धार्मिक जो मसला है वो छुपा हुआ है। क्योंकि यूरोप में इस वक्त यदि हम देखें तो बहुत सारे देश इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, खास तौर पर इस्लामिक देशों से जो मोमेडन्स जाते हैं वहाँ, और जाने के बाद वहाँ फिर अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग जिसको कहते हैं अपनी जो जिहादी एक्टिविटीज़ हैं, कन्वर्शन है, अपनी मस्जिदों से फिर तेज़ आवाज़ में अजान देना है, ये सारी चीज़ें हैं, बुर्का, हिजाब, फिर आपराधिक घटनाएं, रेप, बलात्कार,
जमीनों पर कब्जे करने का और चर्चेज के बाहर प्रदर्शन करने का। ये जो सारा का सारा, जैसे कि भारत में देखते हैं आप, हिंदू मंदिरों में जाकर पेशाब कर देना, हिंदू मूर्तियों को तोड़ना और उनके वीडियो बनाकर डालना, हिंदू औरतों के साथ रेप करना, हिंदू लड़कियों के को भ्रम में रखकर झूठ बोलकर उनसे संबंध बनाना और फिर उसको बलात्कार करके हत्याएं भी हुई हैं। तो जो भारत में आप हम सब जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं वो नीदरलैंड्स में भी 2004 के बाद शुरू हुई। 2004 के पहले नीदरलैंड्स को कंट्री ऑफ टॉलरेंस कहा जाता था, लेकिन इस टॉलरेंस को तोड़ने वाले कौन थे? 2004 में एक मुस्लिम जो शरणार्थी था, उसने वहां के एक डच नागरिक की, यानी नीदरलैंड्स के एक नागरिक की बर्बर हत्या की और इसके बाद उसके वीडियो विभिन्न इस्लामिक जिहादिस्ट जो लोग थे उनकी वेबसाइट्स के ऊपर डालकर ये धमकाया डच लोगों को कि ये जो हालत इसकी हुई है तुम्हारी भी होगी। जैसे कि हमारे यहाँ उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या के बाद वीडियो डाले गए और लोगों को डराया गया। न केवल कन्हैयालाल बल्कि उमेश कोले हों, कमलेश तिवारी हों, जितनी भी हत्याएं हुई हैं सिर तन से जुदा हुए हैं, उनमें यही वीडियो चलन, यही वीडियो दिखाकर डर खौफ पैदा करना कि आप बोलेंगे नहीं तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। जबकि कन्हैयालाल ने ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। कोई पोस्ट उसके फेसबुक के ऊपर आई, उसने उसको लाइक कर दिया। कई बार जाने अनजाने में भी हो जाता है। और जब नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली थी तो फिर ऐसी तो कोई बात ही नहीं। एक डेमोक्रेटिक देश है जहां हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। ये जो मुल्ला मौलवी पार्टी है, ये कई तरह की बकवास कर लेते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अभी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन के छोटे भाई, भरी सभा में पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहे हैं कि मैं यदि इशारा कर दूंगा तो तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे लोग। कुछ नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं। यही बात यदि किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम इंस्पेक्टर को कह दी होती तो फिर देखते आप क्या हाल था। तो बहरहाल नुपुर शर्मा के मामले में गिर्ट वाइल्डर्स ने ट्वीट करके कहा था कि नुपुर शर्मा एक हीरो है। और धारा 370 के मामले में भी गिर्ट वाइल्डर्स का बयान बहुत चर्चा में रहा था। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया था। और यदि हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाएं तो कश्मीर के बारे में खास तौर पर हम पहले इशू को टेकअप कर रहे हैं। कश्मीर के बारे में वाइल्डर्स ने क्या कहा? कश्मीर के बारे में भारत के स्टैंड को एक तरह से तस्दीक करते हुए, एक तरह से उसको अग्री करते हुए, उसके ऊपर टोटल समर्थन करते हुए इस नेता ने, नीदरलैंड्स के उस टाइम ये अपोजिशन के लीडर थे, अपोजिशन में थे, इन्होंने कहा था कि भारत की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, इसके नेतृत्व में कश्मीर तरक्की करेगा और 370 हटाया जाना बिल्कुल ठीक काम है। 370 भारत के लिए ठीक नहीं है और भारत एक हिंदू देश है और हिंदुओं के रहने की जगह है। और यहाँ पर जिस तरह से इस्लामिक लोग अपनी हेजमनी चलाना चाहते हैं, अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। साथ ही उसी टाइम वाइल्डर्स ने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकियों का देश है, पाकिस्तान आतंकी देश है। कश्मीर के इस मामले में वाइल्डर्स का यह कहना था कि कश्मीर में जो आतंकवाद है सारा पाकिस्तान की तरफ से है और यह आतंक किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। भारत के नेतृत्व में ही कश्मीर तरक्की करेगा। तो 370 का एब्रोगेशन बिल्कुल सही, ये बोल्ड बयान। और उन्होंने आगे बढ़कर यह भी कहा कि दुनिया को, पूरी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को इसका समर्थन करना चाहिए, ये इतना बड़ा फैसला है। और पाकिस्तान के बारे में और भी बातें कही वाइल्डर्स ने, जो कि सबको पता है कि आतंकिस्तान है, आतंकियों का देश है। और यदि हम बात करें तो उन्होंने तो इसको बायलैटरल इशू मानने से इनकार कर दिया है। एक तरह से वाइल्डर्स का कहना था कि केवल और केवल भारत का मसला है, भारत का आंतरिक मसला है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का ही था, भारत का ही है और पाकिस्तान ने वहां जबरन कब्जा कर रखा है, आतंक के बल के ऊपर कब्जा कर रखा है। ये वाइल्डर्स है। नुपुर शर्मा के मामले में, नुपुर शर्मा के लिए एक बहुत ही बोल्ड ट्वीट वाइल्डर्स ने किया था। और यदि हम ये कहें कि पहला व्यक्ति कोई विदेशी था, कोई जो नेता जो इस मामले में हिम्मत से बात कर पाया,
ये नेता इस तरह के हैं, इनको नीदरलैंड में नीदरलैंड का ट्रंप कहा जाता है। आप यही सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते होंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर देखते होंगे कि ये जो लेफ्ट लिबरल जो मीडिया है, ये ट्रंप को भी विम्सिकल और पागल टाइप आदमी बताता रहा है। ऐसा ही काम इस वाइल्डर्स के लिए कर रहे हैं लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट लिबरल्स की ये लोग सुनते नहीं, और लेफ्ट लिबरल जो चाहते हैं कि दूसरे देशों के अंदर उत्पात मचाएं, वहाँ की जो मौजूदा व्यवस्था उसको भंग करके रखें, आए दिन धरना प्रदर्शन हो और इनको लोग मनाएं। अब तक यदि हम बात करें तो 3 पार्टीज का वहां पर बोलबाला है नीदरलैंड में। ये बेसिकली 3 फैमिलीज मानी जाती हैं, एक तरह से 3 तरह के लोग इस तरह से माना जाता है। तो पहला क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, जिनको CDA कहा जाता है, और दूसरा सोशल डेमोक्रेट्स जो PVD है, जिनको लेबर पार्टी भी कहा जाता है, और तीसरी पार्टी लिबरल्स की पार्टी है जो कि VVD है। 2010 से अभी हाल जुलाई तक, 2010 से जुलाई 2023 तक यही पार्टी जो VVD है, यही नीदरलैंड की सत्ता के ऊपर काबिज थी। और यदि हम इस पार्टी के कारनामों को देखें तो नीदरलैंड की जनता इनसे अब खुश नहीं है। इसीलिए जुलाई में इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया, और इसके जो लीडर हैं उन्होंने मार्क रट जो हैं 2010 से 2023 जुलाई तक जो प्रधानमंत्री रहे, गठबंधन की सरकार। आज तक आप यदि देखें पिछले करीब 150 सालों में वहाँ सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं आई है। 150 सांसदों की पार्लियामेंट में पिछले करीब 150 सालों में आज तक ऐसा कोई मौका नहीं आया जबकि बिना गठबंधन की सरकार बनी हो। तो कोएलिशन की सरकारें बनती रही हैं। इसी तरह का कोएलिशन में PVB शामिल कभी नहीं रही, जो अभी जीती है 37 सीटें। अब बात कर लेते हैं कि 2010 में जीतने वाली जो पार्टी है, इसको 2021 में केवल 34 सीटें मिली थी, और इसने दूसरे जो दल हैं सोशल डेमोक्रेट्स वगैरह, इनसे समझौता करके कोएलिशन की सरकार बनाई थी। अब गिल्ट वाइल्डर्स की जो पार्टी है, इसको अकेली को 37 सीटें मिली हैं। आप देख सकते हैं कि पिछली सरकारें जो 2010 से 2023 13 साल तक जो चलाई गई लिबरल्स की सरकारें, उनके प्रति कितना मोहभंग हुआ है, और नीदरलैंड में किस तरह की हवा है। जबकि यदि हम रिलीजियस डेमोग्राफिक्स की तरफ चलते हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ कोई क्रिश्चियन मेजोरिटी है, या कि इस्लाम के प्रति नफरत करने वाले या एंटी इस्लाम लोग वोटिंग के लिए आ गए एक साथ और ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 57% एथिस्ट की कंट्री है नीदरलैंड। 57% एथिस्ट, किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, और ये सारे के सारे क्रिश्चियन हैं। 5% मोमडन्स हैं, 1% के आसपास हिंदू हैं। तो ये 6%, और बाकी 43 प्लस 6 49, यानी 49% जो लोग हैं वो केवल रिलीजन में बिलीव करते हैं। अब उसमें 18% के आसपास तो प्रोटेस्टेंट हैं, 16% के लगभग कैथलिक हैं। मान्यताएं भी अलग अलग हैं। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि एंटी इस्लाम लहर की वजह से ऐसा हुआ है कि गिल्ट वाइल्डर्स को वोट मिल गया इतना, लेकिन हाँ, ये वहां के आम आदमी में सोच आई है कि ये जो इमिग्रेशन हो रहा है नीदरलैंड की धरती के ऊपर, जो इलीगल घुसपैठी भी आ जाते हैं और फिर उनको लीगल करना पड़ता है क्योंकि कंट्री ऑफ टॉलरेंस है। तो यहां ये दिक्कत वहां के लोगों को आ रही है। उनका कहना यह है कि ये सारा का सारा इमिग्रेशन हमारे पेट के ऊपर लात मार रहा है। यदि हम ह्यूमन इंडेक्स की बात करें, यदि हम जीवन की खुशहाली की बात करें, इंडेक्स ऑफ हैप्पीनेस की बात करें, तो नीदरलैंड उन कंट्रीज में शामिल है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जो कि दुनिया की उस तरह की इकोनॉमी और उस तरह की जीवन शैली के लिए मशहूर हैं जहां व्यक्ति एक तरह से स्वर्ग में माना जाता है। इस मॉडर्न पैरामीटर्स के हिसाब से हम ये नहीं कह रहे कि मेंटल स्थिति वैसी है, तनाव वहां पर भी है और डिप्रेशन वहां पर भी है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम वहां पर भी है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह सकता है किसी भी कंडीशन में। किसी भी एक कंडीशन में मनुष्य कभी भी लॉन्ग टर्म सुखी नहीं रह सकता है।
तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम है। लेकिन माना ही जाता है कि यदि हम बाकी दुनिया के अन्य हिस्सों को देखें तो ये जो कंट्री है ये बहुत बेहतरी के साथ में अपना ह्यूमन डेवलपमेंट का काम करता है। लोगों की जो देखभाल है, वेलफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए इन कंट्रीज में, बेल्जियम हो चाहे नीदरलैंड हो, इस तरह के जो कंट्रीज हैं, इनमें ये लोग आस पड़ोस के देशों से भागकर वहां पहुंच जाते हैं। और ये जो 5% की इस्लामिक आबादी है, ये अभी वहां अफगान शरणार्थी भी पहुंचे हुए हैं, सीरिया से, ईरान से, आसपास के कंट्रीज से, वहां इराक से भी गए हुए लोग हैं। तो इन लोगों ने वहां शरण तो ले ली, ठीक है, शरण लेना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप जाकर वहां के कानूनों को बदलना चाहते हैं, आप अपने मन मुताबिक अपने कानून वहां की सरकार से बदलवाना चाहते हैं, तो वहां दिक्कत आती है। 1% के आसपास, 1% से थोड़ा ज्यादा हिंदू आबादी भी है नीदरलैंड में, लेकिन हिंदुओं के ऊपर आज तक एक भी आरोप नहीं है कि वो किसी अपराध की घटना में मुलविस रहे हों, शामिल रहे हों। कॉन्ट्ररी, ये इस्लाम का वहां एक मोमेंट चल रहा पूरा का पूरा। नीदरलैंड पीड़ित है, बल्कि नीदरलैंड ही नहीं, फ्रांस देख लीजिए आप, बेल्जियम देख लीजिए, तो वहां ये प्रॉब्लम चल रही है। अब इस प्रॉब्लम को गिल्ट वाइल्डर्स ने पुरजोर तरीके से उठाया और ये कहा कि ये मस्जिदें और ये जो बुर्का वगैरह है इसके ऊपर बैन होना चाहिए, ये हमारी कल्चर का पार्ट नहीं। हम नीदरलैंड के लोग हैं, डच लोग हैं, हमारी कल्चर को इस तरह से हाईजैक नहीं किया जा सकता है और हम इन चीज़ों के ऊपर बैन करेंगे। इस बात को संभवतः नीदरलैंड की जनता ने सिर आंखों पे लिया है, सुन लिया है वाइल्डर्स को, वाइल्डर्स की बात को समझ में आ गई है। क्योंकि वाइल्डर्स एक बात और कहते रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन से हमें अलग होना है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो नियम हैं वो इमिग्रेशन को लेकर इन्हें रोकते हैं कि ये अपने देश के लिए अलग से कानून बना लें। तो अलग से कानून नहीं बन सकता, जो कानून यूरोपियन यूनियन का है वही इनको फॉलो करना पड़ता है। और यूरोपियन यूनियन इस बात को मंजूर करती है कि किसी भी देश से, आस पड़ोस से, यदि कोई शरणार्थी आता है, इमिग्रेंट आता है, तो उसको तुरंत प्रभाव से आप शरण दे दो और उसके लिए इंतजाम करो। तो हाउसिंग की प्रॉब्लम नीदरलैंड में इसीलिए आई हुई है क्योंकि वहां इमिग्रेंट्स को बहुत सारे हाउसेज दे दिए गए हैं, वहां के लोकल जनता के लिए हाउसेज की प्रॉब्लम आ गई, रोजगार की प्रॉब्लम आ गई, गांव खाली हो रहे हैं, शहरों की तरफ, रोजगार की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये इस तरह का एक वातावरण वहां बना हुआ था जिसमें गेट वाइल्डर्स ने अपना एक नेशनली नहीं इंटरनेशनल फेस दिखाया और हिंदू हित की भी बात की। इसलिए हम आपके लिए ये खबर आज लेकर आए कि जो हिंदू सोच वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, जो हिंदूवादी सोच के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि एक देश के शासनाध्यक्ष अब वो बनने जा रहे हैं जो कि हिंदू हित की बात करते हैं और ये कहते हैं कि भारत हिंदुओं का देश है और भारत में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होने चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने आवाज़ें उठाई, उन आवाज़ों को भी भारत के जो हिंदू हैं वो अब जरूर सुनेंगे, क्योंकि अब तक तो वो एक विपक्ष के नेता के तौर पर कुछ महज थोड़े एमपी थे, 16 एमपी की पार्टी रही, लेकिन अब वो चूंकि मेजोरिटी में एक तरह से सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिंगल पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, तो पीवीवी को 37 सीटें मिल चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं कि लिबरल मीडिया की स्थिति क्या है। लिबरल मीडिया बेसिकली इस तरह की सरकारों से खुश नहीं होता है और ये लिबरल मीडिया जिसको हम आप आपस में कहते हैं बातें, ये कोई लिबरल मीडिया नहीं है, ये लेफ्टिस्ट सोच की मीडिया होती है। और इस मीडिया का काम केवल इतना ही है कि ये येन केन प्रकार अपना एक इकोसिस्टम बनाते हैं, अपना एक नैरेटिव घड़ते हैं और इस नैरेटिव के तहत फिर सारी चीजें उगाही के तौर पर शुरू कर देते हैं। सेमिनार कराना, सेमिनार में विचारों के बम फोड़ना और वहां की सरकार को ब्लैकमेल करना, वहां के एस्टैब्लिशमेंट को, वहां के सिस्टम को ब्लैकमेल करना और फिर अपनी दुकानदारी चलाए रखना और फिर एक ऐसा विशेष सर्कल क्रिएट कर देना कि जो बातें उन्होंने बोली हैं उनके अगेंस्ट यदि कोई बात गई तो वो एंटी ह्यूमैनिटी होगी, एंटी ह्यूमन राइट्स होगी, एंटी मॉडर्न वर्ल्ड होगी, एंटी ब्ला 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 होगी, सब चीजों से एंटी कर देंगे आप, तो आप कुछ नहीं बोल सकते। यदि आपने बोलने की जरूरत की तो आपको क्या क्या कहकर संबोधित किया जाएगा वो जरा देख लीजिए। इसको अब गेट वाइल्डर्स की विक्ट्री को शॉक विक्ट्री बताया जा रहा है। शॉक विक्ट्री, यदि आपने इसकी तारीफ कर दी
तो आप समझ लीजिए कि फिर आप ठीक आदमी नहीं, क्योंकि तो शॉकिंग विक्ट्री है, पूरी दुनिया को हिला दिया इसने। दूसरा, एंटी इस्लामिस्ट है। तो अब आप कुछ नहीं बोल सकते भाई, आप एक मजहब के खिलाफ हो गया कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई सरकार, जैसे कि मौजूदा भारत की सरकार के ऊपर यही आरोप लगता रहा, और ये जो पार्टी जो इस वक्त रूलिंग डिस्पेंसेशन में है भारत में, इसके ऊपर यही आरोप मर दिया जाता है, तो ये तो बोल ही नहीं सकते। ये तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ इतना नैरेटिव खड़ा कर दिया है, विचार विमर्श का इतना पुलंदा है इनके सर के ऊपर कि कुछ भी बोलेंगे तो इनको तुरंत प्रभाव से कहा जाएगा कि दंगा भड़काने वाले हैं, ये धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। तो वाइल्डर्स की जो पार्टी है, वाइल्डर्स हैं, इनकी जीत को शॉकिंग विक्ट्री। एंटी इस्लामिस्ट पार्टी, एंटी इस्लामिस्ट नेता, फार राइट विंगर। अब इनसे कोई पूछे कि आप लेफ्ट विंगर हैं, तो आपकी जो सोच है इसको नहीं मानने वाला फार राइट विंगर हो गया। वो अपने देश की बात कर रहा है, अपने देश के नागरिकों की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं कि वो फार राइट विंगर है, जो सही को सही कह सकता है, गलत को गलत कह सकता है। आप हमेशा प्रो इस्लामिस्ट हैं, क्योंकि आपको पैसा मिलता है, चाइना से पैसा मिलता है आपको, इधर सऊदी अरब और पाकिस्तान से पैसा मिलता है, सारे अमेरिका में आपने शेयर्स को खरीद रखा है, लेकिन आप दूसरों को फार राइट विंगर कहते हैं। और इस्लामोफोबिक, ये नई टर्म है, पिछले एक दशक से चल रही है। आपने जरा सी भी कोई कुरान की बात कर ली, हदीस की बात कर ली, इस्लामिक जगत में कोई कुरीति की बात कर ली, इस्लामिक जगत में ये जो जिस तरह के हरम लगे हुए हैं इन लोगों के, बहुविवाह प्रथा के ऊपर कुछ बोल दिया, बुर्का के ऊपर कुछ बोल दिया, तो आप इस्लामोफोबिक हैं। लेकिन घूंघट के ऊपर कुछ बोला तो आप मॉडर्न हैं, आप उदारवादी हैं, आप प्रोग्रेसिव हैं। भाई घूंघट तो ठीक नहीं मॉडर्न जमाने के लिए, लेकिन बुर्का ठीक है, बुर्का मॉडर्न है, हिजाब मॉडर्न है। वो उनकी पर्सनल, उनकी रिलीजियस मान्यता है साहब, वो उनका काम है, उनकी धार्मिक मान्यता को आप कैसे छेड़ सकते हैं। तो भाई घूंघट के बारे में क्या कहना आपका? नहीं, घूंघट रूढ़िवादी है, घूंघट बेकार की चीज है, ये है। तो ये चारों पांचों टर्म इस वक्त आप यदि खबरों में हैं, आप देखिएगा सर्फ करके, या खबरें आई रहेंगी आपकी तरफ। नीदरलैंड के इस चुनाव नतीजे के ऊपर ये 4-5 तरीके के एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। बहरहाल लगाएं, लेकिन सरकार में तो लगता है कि नीदरलैंड में अब गेट वाइडर्स की पीवीवी पार्टी आ जाएगी। 37 उनके सांसद आए गए हैं, 76 उनको चाहिए। तो जो दूसरे पार्टीज हैं उनको, एक को 25 मिली, एक को 24 मिली है, तो कोई ना कोई दल इनको भी साथ आ जाएगा। हालांकि गेट वाइल्डर्स ने अपने चुनाव कैंपेन में ये जरूर कहा था कि इस्लाम के कुछ मामलों को लेकर वो उस तरह का सोच नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा। और ये बेसिकली काम इमिग्रेशन वाला जो मसला है इसके ऊपर होगा। लेकिन इस खबर से अब हलचल क्या मची है, इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, क्योंकि गेट वाइडर्स जो हैं उनकी तरह के नेता, जैसे कि जर्मनी में अभी पिछली बार जो कैंडिडेट थी, उस तरह के नेता बहुत हैं, फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में भी, इवन इंग्लैंड में भी, और यहां तक कि अमेरिका में भी। अभी हमास को लेकर अमेरिका में भी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है, जबरदस्त प्रतिक्रिया है लोगों के दिमाग में। तो इन कंट्रीज में अब ये सो कॉल्ड वॉट एवर इट इज, इस्लामोफोबिक, फार राइट विंगर, जो भी आप इसको नाम दें, लेकिन इस तरह की सोच डेवलप होती जाएगी। गिल्ट वाइल्डर्स ने उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया है जो इस तरह की बात करने में अब तक संकोच कर रहे थे। अब वो पूरी तरह से खुलकर सामने आएंगे, और अब एक माहौल खड़ा होगा यूरोप और अमेरिका की धरती के ऊपर, क्योंकि वहां पीड़ित हैं लोग इनसे। लंदन में कई सर्वेज आए हैं जिनमें वहां की नाबालिग बच्चियों तक को शिकार बनाया गया है। कहा तो यहां तक जाता है कि कोई बिरली ही लड़की बची होगी इनके रेप की शिकार होने से। कन्वर्शन, रेप, ब्लैकमेलिंग, सार्वजनिक जगहों के ऊपर पकड़ना, मस्जिद के इलाकों में, दरगाहों के इलाकों में यदि कोई घुस गया तो उसको पकड़ लेना, कोई शराब पीकर। अब इंग्लैंड जैसे यूरोप जैसे देशों में तो आप हम जब जानते हैं कि
इन इस्लामिस्ट के जाने के पहले वहाँ शराब उनके कल्चर का पार्ट है, लेकिन अब चूंकि उन्होंने अपने शरिया कानून लागू कर दिए हैं मस्जिदों के आसपास, तो वहाँ जाते ही पकड़ लेते हैं लोग और उनकी पिटाई करते हैं। तो उन्हीं के देश में जाकर उन्हीं की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटना और इस्लाम में जो पॉलीगमी की छूट है उसको इस्तेमाल करना और ये कहना कि ये हमारे मजहब का कानून है, आपका कानून हम नहीं मानेंगे, हमारे तो पॉलीगमी अलाउड है, हमें तो बहुविवाह करने की छूट है, हम तो 4 शादियां कर सकते हैं, इसके बाद भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं और 1 तलाक देकर फिर कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये कि उनके देश में जाकर फिर कानून बदलो कि भाई आप हमारी कुरान के हिसाब से कानून बनाओ और कुरान, हदीस और फिर प्रॉफिट की सुन्नत, इन सब के हिसाब से कानून बनेगा। और कानून बनाएगा कौन? कानून आप नहीं बनाएंगे, कानून हम बनाएंगे, हमारे मुफ्ती मौलवी उलेमा बनाएंगे और वो आपको देंगे कॉपी की ये कानून है हमारा, इसको मान्य, इसको लागू करो आप। तो ये एक उदाहरण ऐसा आया है नीदरलैंड से कि अब ये जो देश हैं, जो पीड़ित हैं, जो मार झेल रहे हैं, ये अब लगता ऐसा है कि एक नई बयार की तरफ आगे बढ़ेंगे और आगे आने वाले जो दिन हैं वो इस्लामिक जिहादिस्ट के लिए इन देशों में मुसीबत मिला सकते हैं, उनको कंट्रोल में आने के लिए हिदायत दे सकते हैं, उनको कंट्रोल में आ जाना चाहिए, नहीं तो आ जाएंगे। क्योंकि नीदरलैंड में जो ISIS के लिए लड़ने जा रहे थे लोग, आप देखिए जरा, नीदरलैंड में रहते हैं, वहाँ का खाते हैं, एक लेविश जीवन जीते हैं, कमाई करते हैं और उस कमाई को लेकर फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया वाला जो संगठन ISIS, जो कुख्यात संगठन, आतंकी संगठन है, उसके लिए काम करने चले जाना और फिर वहाँ से वापस आ जाना। जैसे कि भारत केरल से आपके बंगाल वगैरह से कूद गए और वापस आने के लिए अब वहाँ कुछ तो हमने रोका है, लेकिन आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। तो सेम सिचुएशंस हैं, सेम सारी बात है। ऐसे में जो इस सोच के नेता हैं उनको अब ये बल मिल जाएगा कि जब वाइल्डर्स को जीत मिल सकती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। और यदि हम बात करें कि यूरोपियन यूनियन की, तो लगता ऐसा है कि अब नीदरलैंड्स यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेगा और यदि ऐसा हुआ तो फिर ये अपनी जो समस्या है, जिस समस्या की वजह से पिछली जो सरकार है, जिसको जुलाई में ही टर्म पूरी होने से पहले ही जाना पड़ गया, इस्तीफा देना पड़ गया, एक तरह से सरकार को भंग करना पड़ गया, यही माइग्रेशन इमिग्रेशन की प्रॉब्लम थी और इसमें जो मुख्य कारक तत्व है वो यूरोपियन यूनियन है। तो ये इस तरह का नीदरलैंड्स का मसला है जिसको कि हमारे देश में जो हिंदू सोच के लोग हैं वो बहुत चर्चा करेंगे। और यदि हम नीदरलैंड्स की बात करें तो 2 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, 1848 से वहाँ डेमोक्रेसी है, तो लेकिन राजशाही के अंडर में डेमोक्रेसी है। राजशाही को हालांकि बहुत ज़्यादा दखलंदाजी का अधिकार नहीं, लेकिन है, समय समय पर वो सरकार से ब्रीफिंग ले सकते हैं। तो लेकिन डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं और वहाँ लिबरल्स की जो सरकार है वो पहले कोई इस तरह की बात नहीं थी। 2010 में पहली बार लिबरल्स की सरकार आई थी। अब ये बात अलग है कि लिबरल्स की सरकारें किस तरह से इसी दौर में आई हैं, किस तरह से काम चलते हैं, आप हम सब जानते हैं। तो हैग के बारे में आपने सुना ही होगा। वैसे नीदरलैंड्स की राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम है, लेकिन वहाँ हैग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जहाँ पर ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत ही फेमस है, UN की एक बॉडी है जो कि पूरी दुनिया के आर्बिट्रेशन के जो मसले हैं देशों के बीच में उनको निपटाने का काम करती है। इसलिए नीदरलैंड्स के हैग का नाम आपने अक्सर सुना होगा। नीदरलैंड्स तो इम्पोर्टेंट कंट्री नहीं है उस तरह से, एक बात के अलावा कि वो बहुत सरसब्ज, आप हम सबको आश्चर्य होगा कि बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन खाने पीने के प्रोडक्ट्स में जो एक्सपोर्ट है उसका बहुत ज़बरदस्त है, नए नए इनोवेशंस हैं और फर्टाइल लैंड है। इसलिए नीदरलैंड्स एक तो इसी हिसाब से जाना जाता है, दूसरा हैग की वजह से, ICJ की वजह से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वजह से जाना जाता है। तो इन नीदरलैंड्स में नक्शा बदलने वाली, यूरोप के लिए एक पाथ ब्रेकिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग सिचुएशन क्रिएट करती हुई नीदरलैंड की पॉलिटिक्स इस वक्त जिस मुहाने पर आ गई है, वो मुहाना पूरे यूरोप को किस तरफ ले जाएगा ये तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन संकेत साफ से नजर आते हैं कि वहां अब हलचलें
एक खास पर्टिकुलर मामले को लेकर अब नई हवाओं के साथ आपको दिखाई देंगी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।